Hello everyone, Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study part 2nd of the chapter Control and Coordination. Now we will continue the chapter. हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो मूवमेंट था डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रोपिक मूवमेंट शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट. तो ये जो लाइट की तरफ ये मूव कर जाती है, शूट्स बेंड कर देती है, वाइल रूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट. तो जो रूट्स हैं ये लाइट से हमेशा दूर जाती हैं, नीचे अंडरग्राउंड जाती हैं, और जो शूट्स हैं वो लाइट के टुवर्ड्स मूवमेंट शो करती हैं. प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू द अदर स्टिमुलाई एज वेल. जैसे ये प्लांट जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है. जियोट्रोपिज्म जियोट्रॉपिक है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है. रूट्स सॉइल की तरफ नीचे की तरफ जाती हैं, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. और ये जो शूट्स हैं ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करती हैं जब ये ग्रो करती हैं. एंड दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक. ये जो शूट्स हैं ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, ये लाइट की तरफ ऐसे मूव करती हैं. एंड दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक. जो रूट्स हो गई ये नीचे की तरफ सॉइल में ग्रो करती हैं. सो प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुला एज वेल. जैसे रूट्स हैं ये नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, अभी हमने देख लिया. तो जो अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ है शूट का और रूट का इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और द ग्रेविटी, इट इज़ कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. इसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं. तो जो रूट्स है वो तो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है. इफ़ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड द कीमो रेफर्स टू द केमिकल्स, व्हाट वुड हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म मीन? Can we think of the examples of these kinds of directional growths? One of the example of chemotropism का example है growth of the pollen tubes. प्लांट्स के अंदर जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है वो कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है. ओव्यूल की तरफ जब ये ग्रो करती हुई जाती है ओव्यूल के टुवर्ड्स, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. Now let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular animals. ये हम एक बार फिर से देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से इंफॉर्मेशन को आगे कम्युनिकेट किया जाता है. द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक. जैसे सेंसिटिव प्लांट था टच मी नॉट प्लांट, उसने बड़ा जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स दिया था. द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो. तो सनफ्लावर का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत धीरे होता है, क्योंकि जिस तरफ लाइट होती है उसी तरफ सनफ्लावर टर्न हो जाता है, जिस तरफ सन की डायरेक्शन होती है. सो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर. जो ग्रोथ रिलेटेड प्लांट्स के मूवमेंट होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं. इवन इन द एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ. आर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस. तो हमारी आर्म्स और फिंगर्स कुछ सर्टेन डायरेक्शन में ही मूव करती हैं. ऐसा तो नहीं कि कहीं पे भी ग्रो कर जाए, कहीं पे भी मूव करे हैफिजडली. सर्टेन डायरेक्शन में ही वो ग्रो करती हैं पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स. सो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कैन बी आइदर स्लो और फास्ट. इफ़ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली. अगर बहुत फास्ट क्विक स्टिमुलस पे रिएक्ट करना है तो बहुत फास्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है बहुत फास्ट जाना चाहिए. फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली. तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट मूव करनी चाहिए. तो इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ये बेस्ट एग्जांपल होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट कैरी होती है. बट देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के कुछ लिमिटेशंस भी है. फर्स्टली दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू. ये उन्हीं सेल्स तक पहुंचेंगी जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है. नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी. एनिमल बॉडी की हर सेल तक ये नहीं पहुंचेगी. जहाँ पे नर्वस टिश्यूज़ है ये वहीं तक पहुंचेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. दूसरा क्या है इसका एक डिसएडवांटेज, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, एक बार अगर वो जनरेट हो गया, जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इज मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स. अगर एक बार ये इम्पल्स जनरेट हो जाता है तो सेल को वापस रीसेट होने में कुछ टाइम लगता है नया न्यू इम्पल्स को जनरेट करने से पहले. In other words, cells cannot continually create and transmit electrical impulses. Continuously cell create और transmit नहीं कर सकता electrical impulses को. So it is thus no wonder that most unicellular organisms use another means of communication. तो एक और means of communication है जो कई multicellular organisms में use किया जाता है.
between the cells, that is the chemical coordination, chemical communication. जहाँ पे nervous tissues नहीं होंगी तो वहाँ पे किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, वहाँ पे ये कंट्रोल होगा थ्रू सम केमिकल्स. तो ये जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स. तो ये प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स बनते हैं और ये एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं. सो अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की जगह ये सेल्स अगर एक केमिकल कंपाउंड को रिलीज़ कर देते हैं तो ये जो केमिकल कंपाउंड है ये सब जगह पे स्प्रेड हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा. If other cell around have the means to detect this compound using special molecules on the surfaces, then they would be able to recognize information and even transmit it. और आसपास की जो सेल्स के ऊपर जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सरफेस पे जिससे वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस केमिकल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को और फिर उसको आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं. दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, ये स्लो हो सकता है बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाता है रिगार्डलेस ऑफ द नर्वस कनेक्शंस. एंड इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली. सो दीज कंपाउंड्स और हार्मोन्स जिन्हें हम हार्मोन्स बोल रहे हैं, they are used by the multicellular organisms for the control and coordination. It show a great deal of diversity as we would accept, like the different plant hormones help to coordinate growth में help करते हैं, development and response to the environment, ये hormones response to environment में भी help करते हैं. They are synthesized at the places far away from where they act, जहाँ पे ये action करते हैं या एक्ट करते हैं उनसे ये बहुत दूर बनते हैं. ये हार्मोन्स या जो जिन्हें हम स्पेशल कंपाउंड्स बोल रहे हैं, ये हार्मोन्स बनते बहुत दूर हैं, साइट ऑफ एक्शन जो होता है उससे दूर बनते हैं, बट ये ट्रांसफ़र होके सिंपली डिफ्यूज़ हो जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे एक्शन होना है. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव वर्कड विद अर्लियर. When we grow plants detect light. When growing plants detect light. जैसे कि जब हमने एग्जाम्पल देखा था प्लांट बेंड हो जाता है लाइट की टूवर्ड्स, शूट बेंडिंग हो जाती है प्लांट की, तो वो हार्मोन ऑक्सिन के कारण होती है. जैसे कि किसी प्लांट ने डिटेक्ट कर लिया लाइट को तो एक हार्मोन जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंथेसाइज होने लग जाता है शूट की टिप पे. हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. इससे क्या होता है, सेल्स लंबे ग्रो होते हैं, ये शूट टिप पे सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है. व्हेन लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ये जब प्लांट के एक साइड से लाइट आती है तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये शेडी पार्ट में डिफ्यूज़ हो जाता है. जिस तरफ छाया है प्लांट के जिस साइड में उस तरफ ये डिफ्यूज़ हो जाता है, उस तरफ चला जाता है. तो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उस साइड में बढ़ जाती है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. तो उससे सेल्स क्या होते हैं, लंबे होते जाते हैं. और उस साइड के सेल्स लंबे होते हैं जो लाइट से दूर है. जो लाइट से दूर है वो सेल्स में ऑक्सीजन गया तो वो लंबे होते जाएंगे, वो सेल्स स्टिमुलेट होती जाएंगी. तो उसके कारण क्या होगा, ऐसा लगेगा कि प्लांट लाइट की तरफ झुक गया, पर वो केमिकल ऑक्सीजन के कारण होता है, हार्मोन ऑक्सीजन के कारण होता है कि वो लाइट की तरफ झुक जाता है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन इज जिबलिन. तो जिबलिन्स का क्या फंक्शन होता है, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं. जिबलिन्स और ऑक्सीजन्स जो होती हैं ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करती है, दोनों का फंक्शन ग्रोथ में होता है. साइटोकाइनेंस होते हैं ये सेल डिवीजन में. इन सब के फंक्शंस आपको लर्न करने हैं. जिबलिन्स, ऑक्सीजन्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम. साइटोकाइनेन प्रमोट सेल डिवीजन and it is natural then they are present in the greater concentration in the areas of rapid cell division such as in fruits and seeds. जहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, बहुत जल्दी फास्ट रैपिड सेल डिवीजन होता है जल्दी जल्दी, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर या सीड्स के अंदर, वहाँ पे ये साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है. These are examples of plant hormones that help in promoting growth. तो प्लांट हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स अभी तक हमने पढ़े हैं जिससे कि प्लांट में ग्रोथ होता है. बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग. प्लांट्स को कुछ सिग्नल्स भी चाहिए होते हैं जिससे कि वो ग्रो करना बंद कर दें. तो इसके लिए यहाँ पे एक हार्मोन है जिसे बोल रहे हैं एब्सिसिक एसिड. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ. ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है. एंड इट अफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स. इससे क्या होता है, लीव्स मुरझाती भी है. इसके और क्या इफेक्ट होते हैं, एक तो ग्रोथ को रोक देता है ये एब्सिसिक एसिड, दूसरा इट इंक्लूड द विल्टिंग ऑफ लीव्स जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं. तो ये अभी तक हमने प्लांट हार्मोन्स पढ़े हैं. वेरी इंपॉर्टेंट दीज हार्मोन्स, ऑक्सीजन्स, जिबलिन्स, साइटोकाइनेंस एंड एब्सिसिक एसिड.
So learn all the functions of all these hormones. Hormones in animals. Chemicals or hormonal means of information transmission used in animals. जैसे कि हमने प्लांट्स में अभी पढ़े हैं प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उसी तरह एनिमल्स के अंदर भी हार्मोन्स बनते हैं. तो ये हार्मोन्स कुछ ग्लैंड्स में बनाए जाते हैं. ये ग्लैंड्स में बनने के बाद ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. ब्लड से इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेट साइट्स पे जहाँ पे भी एक्शन होना है. तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है? ब्लड के थ्रू. ये केमिकल्स होते हैं जो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं. हाउ डू सम केमिकल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स, experience when they are in a scary situation? Their bodies have to prepare for either fighting or running away. जैसे कुछ ये स्कैरी सिचुएशन में आ जाती हैं स्क्विरल्स, तो इनकी बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर करना होता है? या तो इन्हें लड़ने के लिए रेडी रहना पड़ता है या फिर ये उस जगह से भाग जाए. सो बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ दैट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी. तो इन दोनों एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को. सो मैनी डिफरेंट टिश्यूज़ टाइप्स विल बी यूज. तो यहाँ पे बॉडी की बहुत सारी टिश्यूज़ का यूज़ होता है. वो इंटीग्रेटेड एक्टिविटी एक साथ मिलके काम करते हैं. हाउएवर द टू ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ फाइटिंग और रनिंग आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. ये दोनों एक्टिविटीज़ भी अलग अलग हैं. सो हेयर इज़ अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशंस कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी. सो दीज प्रिपरेशंस शुड आइडली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर. कि फ्यूचर में अब कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए उसके लिए बॉडी को थोड़ा बॉडी अपनी खुद प्रिपरेशन करके रखती है. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्विरल रिलाइड ओनली, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस पे ही वो रिलाई करती है जो कि नर्व सेल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, तो जो रेंज ऑफ द टिश्यूज़ इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. तो वापस जो टिश्यूज़ इंस्ट्रक्शंस जो आ रही हैं वापस टिश्यूज़ तक, वो उन लिमिटेड एरियाज़ तक ही पहुंच पाती जहाँ पे बॉडी में नर्वस टिश्यूज़ प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. तो वापस इंफॉर्मेशन वहीं तक पहुंच पाती. ऑन द अदर हैंड, इफ़ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट, अगर एक कोई केमिकल सिग्नल भेजा जाए, पूरी बॉडी में केमिकल भेजा जाए तो वो हार्मोन की फॉर्म में, तो पूरी बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाएगा एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस इंडीड. तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन पूरी बॉडी में हर सेल तक पहुंच जाता है. सो दिस इज़ डन इन मेनी एनिमल्स. तो मोस्टली जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, ये हार्मोन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एड्रेनलिन. जब भी फाइट या इस तरह से फियर की जो सिचुएशन होती है जिसमें डर लगता है या फाइट की कंडीशंस होती है, तो उस टाइम में एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रिनल. तो ये हेल्प करता है उस सिचुएशन को फेस करने में. एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ये मैंने अभी बताया, सीधा ब्लड में सिक्रीट हो जाता है और फिर ब्लड इसको कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स दैट इंक्लूड द हार्ट. हार्ट पे भी इसका एक्शन होता है. जैसे हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है उस टाइम पे, जब हमें बहुत डर लगता है या फियर फाइट, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है. सो एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. तो हार्ट ज़्यादा फास्ट बीट करने लग जाता है क्योंकि बॉडी की मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज़ रिड्यूस्ड. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को और स्किन को जो ब्लड की सप्लाई हो रही होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स. इस स्मॉल आर्टरीज जो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उनकी मसल्स का, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है. जिस बॉडी को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने लग जाती है. दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अ स्केलेटल मसल्स. अब ये जो ब्लड है ये हमारी स्केलेटल मसल्स की तरफ मूव कर जाता है ब्लड की सप्लाई ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम हमें ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए ज़्यादा वो एनर्जी भी चाहिए. तो ब्लड ही ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करता है. एनर्जी, ये केमिकल्स को भी लेके जाना, हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें ब्लड लेके पहुंचाता है वहाँ तक. सो द ब्रीदिंग रेट ये भी इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स. हमारी बॉडी में जो डायफ्राम होता है, रिब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उसके कारण ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है. सो ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन. सो सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. ये एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं which constitutes a second way of control and coordination in our body. तो पहला तो ब्रेन के थ्रू नर्वस टिश्यूज नर्वस सिस्टम से हो रहा था, दूसरा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है. ये
ह्यूमंस के अंदर या दूसरे एनिमल्स में। रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स, प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं जो उनकी डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो अब ये एनिमल हार्मोन्स क्या फंक्शन करते हैं? वी कैन नॉट इमेजिन द रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। हम एनिमल्स में ये तो नहीं कह सकते कि ग्रोथ, डायरेक्शनल ग्रोथ में इनका रोल होता होगा, क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है कि एनिमल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहा हो, डिपेंडिंग ऑन लाइट या ग्रेविटी, कि जिस तरफ लाइट आ रही है उधर ही एनिमल मूव कर रहा है, या ग्रेविटी की तरफ उसकी ग्रोथ हो रही है। ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है। बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर, it will become evident that even in animal bodies के अंदर भी जो growth होती है, that is growth happens in carefully controlled places. Plants will grow leaves in many places in the plant body. बहुत जगह पे leaves grow होती हैं पूरी plant body पे. For example, if we do not grow fingers on our faces. Animals में तो एक particular जगह है, hand पे ही fingers होगी, पूरी body पे fingers नहीं grow होती। तो जो बॉडी का डिज़ाइन है वो बहुत केयरफुली मेंटेन किया जाता है इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। ये ग्लैंड्स दिए हुए हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज एग्जांपल्स इन द मेल एंड द फीमेल। मेल में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? यहाँ ब्रेन में हम देखते हैं तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। फिर यहाँ पे थ्रोट में थायराइड ग्लैंड के नीचे आती हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स, यहाँ पे नीचे थाइमस ग्लैंड, देन दीज आर द पेनक्रियाज, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स, एंड इन टेस्टिस दीज आर ऑल्सो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन फीमेल hypothalamus, pineal gland and pituitary gland, then parathyroid, thyroid gland, chest में thymus gland, pancreas, वही किडनी के ऊपर adrenal glands, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो जाती है ओवरी। तो यहाँ ओवरी से भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। So let us examine some examples to understand how hormones help in coordinated growth. किस तरह से ये हार्मोन हेल्प करते हैं ग्रोथ में। जैसे कि आपने आयोडाइज सॉल्ट आप लोग खाते हैं, तो ये जो आयोडाइज सॉल्ट होता है इसमें सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है। तो आयोडीन क्यों ज़रूरी है हमारी डाइट में? आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये आपको लर्न करने हैं। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स द हार्मोन थायरॉक्सिन, और थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन ज़रूरी है। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स, क्या फंक्शन है थायरॉक्सिन का? इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। ये इसका फंक्शन हो गया यहाँ तक थायरॉक्सिन का। नाउ आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अब आयोडीन ज़रूरी है थायरॉक्सिन के लिए, सिंथेसिस के लिए, थायरॉक्सिन बनने के लिए। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो जो पर्सन है उसको गोइटर हो जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रही, थायरोडीन की कमी हो जाती है तो गोइटर हो जाता है। सो वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज स्वोलन नेक। तो जो गला है वो उसमें स्वोलन ऐसे फूल जाता है, मोटा हो जाता है गला। सो समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर वेरी शॉर्ट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं हाइट में, उनको ड्वार्फ्स बोलते हैं। कुछ लोग एक्सट्रीमली जाइंट्स होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं। तो ये किस तरह से होता है? क्योंकि उनकी ये सब ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसको सिक्रीट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रीट करती है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। अगर चाइल्डहुड में ही ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इससे ड्वार्फिज्म हो जाता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सिक्रीट होने लग जाता है, तो हाथ पैर बहुत लंबे हो जाते हैं। इसको हम जाइगेंटिज्म बोल देते हैं। बहुत लंबे हाथ पैर हो जाते हैं, हाइट बहुत लंबी बढ़ जाती है। सो यू मस्ट हैव नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस। जब भी 10 to 12 ईयर्स की एज में जब when the children reach this adolescent age, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। These changes are associated with the puberty because of the secretion of the testosterone. मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है वो टेस्टी सिक्रीट करती है, और फीमेल में ओएस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है बाय द ओवरी, जो हमने डायग्राम में देखा था। टेस्टी से टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और फीमेल्स में एस्ट्रोजन। तो ये जो चेंजेस एडोलेसेंट एज में जो बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल,
ये इन हॉर्मोन्स के कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. सो डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर? जब किसी को कम शुगर खाने के लिए बोला जाता है, इसका मतलब उनको डायबिटीज़ है. तो डायबिटीज़ एक इस तरह की डिजीज़ होती है जब बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है. तो ये इंसुलिन कौन सी ग्लैंड बनाती है? ये बनाती है पेनक्रियाज. तो पेनक्रियाज सिक्रीट करती है हार्मोन इंसुलिन. तो अगर बॉडी में डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में पेनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और इंसुलिन नहीं बना पाती हैं. तो और इनका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल. ये ब्लड की शुगर लेवल को रेगुलेट करता है इंसुलिन. तो इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, तो जो उनका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे उनको बहुत हार्म, विच हैज़ मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स. तो जो डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर उन पेशेंट्स को, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन रहा है, पेनक्रियाज प्रॉपर हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर रही हैं, और जो इंसुलिन होता है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है. तो अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है तो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें मीठा कम खाने के लिए बोला जाता है. तो क्योंकि वो शुगर यूटिलाइज ही नहीं हो रही है बॉडी में, उसको रेगुलेट ही नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए या तो फिर पेशेंट को मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल्स. सो इफ़ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज़, मतलब कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट होता है जिसमें हार्मोन्स को सिक्रीट होना होता है, और बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में ही बहुत एक्शन कर देते हैं ये हार्मोन्स. तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं सिक्रीट होने चाहिए बॉडी में. बहुत, जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन में देखा, अगर बहुत कम सिक्रीट होते हैं तो ड्वार्फिज्म हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाते हैं तो बॉडी बहुत लंबी हो जाती है, हाथ पैर बहुत लंबे हो जाते हैं. तो दोनों ही कंडीशंस में हार्म है. द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म. तो हार्मोन रिलीज़ होने का टाइमिंग या कितना हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द शुगर लेवल्स इन द ब्लड राइज, अगर ब्लड में शुगर लेवल राइज हो जाता है, सो दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज. तो पेनक्रियाज की जो सेल्स है वो डिटेक्ट कर लेती हैं. अगर जैसे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो पेनक्रियाज डिटेक्ट कर लेंगी और फिर वो ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाएंगी. ज़्यादा इंसुलिन बन जाएगा तो वो इंसुलिन जाके उस ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, और जब ये ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा तो ये इंसुलिन की जो सिक्रीशन है ये भी रुक जाएगी, ये भी पेनक्रियाज बनाना कम कर देंगी. तो जिस तरह से बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हार्मोन्स का जो बनना है वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो फिर वो कम हो जाता है. So I hope you have understood the chapter. If you have any comments, you can ask in the comment section. Do like the video, share it with your friends, share it with the maximum number of students so that all the students can get benefited. And if you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell button so that whenever I upload the video, you may get notified and you can watch the video. So I'll see you in the next video. Till then, take care and thank you so much.